Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is the Sultans of Delhi. And what we will study in this chapter about the slave dynasty, about the Khalji dynasty and a case study of Tughlaq dynasty, about the Timur invasions, the Sayyid dynasty, the Lodi dynasty and the administration under the Khilji and the Tughlaqs. By the 12th century, Delhi had become an important city. It became the capital of Tomar Rajputs. They were replaced by Chauhans, that is Chahamanas of Ajmer in 1165. Under Tomars and Chauhans, Delhi grew as an important trade center. Under the Chauhans and under the Tomars, Delhi जो है that is became an important trade center. Jain merchants got several temples built while coins known as Delhi World were used widely, and the real transformation of Delhi took place in 1192 when sultans captured power in Delhi after the defeat of Prithviraj Chauhan. Thus, in this way, the Delhi Sultanate was founded. पृथ्वीराज चौहान के बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है. As many as 5 dynasties ruled over Delhi until Babur started the rule of the Mughals. The first is slave dynasty, उसके बाद खिलजी dynasty, then Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty and the last one is Lodhi dynasty. 5 dynasty ने दिल्ली पर बहुत टाइम तक रूल किया, इसीलिए इन डायनेस्टीज के रूल को रेफर किया है एज अ दिल्ली सल्तनत. Now the sources material about the Delhi Sultanate. The inscriptions, the coins and the monuments जैसे कि forts हैं, mosques, tombs and temples provide sample information about history of this period. In addition of these, we have travelers account and court chronicles that provide information about events and lives of kingdom and ordinary people. बहुत सारे inscriptions हैं, coins हैं, monuments हैं जो हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में बताते हैं. इसके अलावा जो फॉरेन ट्रैवलर थे और जो इंडियन ट्रैवलर हैं या कोर्ट क्रॉनिकल्स हैं, उनके लिखे हुए भी लिटरेरी सोर्सेज हैं जिससे हमें वहाँ के जो किंग थे और ऑर्डिनरी पीपल थे उनकी लाइफ के बारे में पता लगता है. The court chronicles mean तारीख और एन अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स. द कोर्ट क्रॉनिकल का मतलब है दैट इज तारीख और वी कैन से द अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स. सच अकाउंट्स आर मेनली इन पर्सियन एंड द पार्टली इन अरेबिक. ये जो अकाउंट्स थे, क्रॉनिकल अकाउंट जो थे, ये मोस्टली कोर्ट क्रॉनिकल क्या होते हैं, जैसे राजा के दरबार में जो लिखे जाते हैं, ठीक है, तो मोस्टली ये पर्सियन और कुछ अरेबिक भाषा में लिखे जाते थे. द ऑथर्स वर वाइज एंड लर्नड मैन. जो लिखते थे, जो ये ऑथर होते थे, वो वाइज एंड लर्नड मैन होते थे. सम ऑफ देम हैड एन ऑफिशियल पोजीशन एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एट द कोर्ट ऑफ अ किंग. इनमें से बहुत सारे जो थे वो किसी अच्छी ऑफिशियल पोजीशन पर होते थे और किंग के कोर्ट में बहुत टाइम स्पेंड करते थे. जियाउद्दीन बुरानी रोट तारीख़ फिरोज शाही. इट बिगिंस विद द एंसेशन ऑफ बालबन एंड कम्स डाउन टू द अर्ली ईयर्स ऑफ फिरोज तुगलक, जिन्होंने फिरोज तुगलक के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है. मिन्हाज-उस-सिराज रोट ऑन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली. ऐसे ही मिन्हाज-उस-सिराज ने दिल्ली की अर्ली सल्तनत के बारे में काफ़ी कुछ ब्रीफ किया है. नाउ फर्स्ट हम डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, दैट इज स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी कहाँ से शुरू हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक से. स्लेव डायनेस्टी मतलब स्लेव क्या होता है? गुलाम, ठीक है. कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो एक स्लेव था मोहम्मद गोरी का, ठीक है. मोहम्मद गोरी इंडिया में नहीं रहता था तो वो क्या करता था, अपने स्लेव को अपॉइंट कर देता था यहाँ पर रूल करने के लिए. फाइन, तो वहाँ से कौन सी डायनेस्टी शुरू होती है? स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक से. Qutbuddin Aibak founded this dynasty after the death of his master Muhammad Ghori in 1206 CE. He extended the Muslim empire in many parts of the northern India. मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद क्या किया, बहुत सारा मुस्लिम एम्पायर जो था नॉर्दर्न इंडिया में वो उसने एक्सटेंड कर लिया था, अपना इन्वेड कर लिया था. ड्यू टू हिज जेनरसिटी ही बिकेम टू बी नोन एज लखबख्श.
दैट इज गिवर ऑफ लक्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा जनरस रूलर था, इसी कारण इसको लक बख्श का नाम दिया गया था, दैट इज गिवर ऑफ लक्स, क्योंकि ये बहुत सारा पैसा वेल्थ जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। ही रूल्ड फॉर 4 years स्ट्रेंथनिंग द पोजिशन एंड ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द नोबल्स एंड सुप्रेस्ड इंटरनल रिवोल्ट। 4 सालों तक इसने रूल किया दिल्ली में, जो आसपास अपनी पोजीशन को बना कर रखा, आसपास के जो भी किंग थे, नोबल्स थे, उनके इंटरनल रिवोल्ट को सुप्रेस किया, दबाया। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग कुतुब मीनार इन द मेमोरी ऑफ ख्वाजा बख्तियार काकी बट डाइड सून। और कुतुब मीनार का जो निर्माण है इन्होंने ही शुरू किया था कंस्ट्रक्ट करना। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु लेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो है, फाउंडेशन किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट इज इल्तुतमिश। Qutbuddin Aibak was succeeded by his son-in-law Iltutmish. Historians regard Iltutmish as the first real ruler of Delhi Sultanate. Iltutmish tried to tackle the problems being faced by the Sultanate. Qutbuddin Aibak के बाद उसका जो son-in-law था Iltutmish, वो रूलर बनता है। हिस्टोरियन कहते हैं कि रियल में जो फर्स्ट रूलर था दैट वाज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम थी दिल्ली सल्तनत में उसे सोल्व करने की कोशिश की। When the Shah of Persia was being pursued by the Mongol ruler Genghis Khan, he fled towards India in search of shelter. Iltutmish politely refused to give him refuge and thus saved his kingdom from the danger of Mongol invasion. और इस तरीके से जो इल्तुतमिश था उसने मंगोल इन्वेशन से बचाया इंडिया को। ओके, ही ऑल्सो वोन ओवर द टर्किश नोबल्स बाय गिविंग दैम टेरिटरीज। और टर्किश जो नोबल थे उनका भी दिल जीता क्योंकि उन्हें टेरिटरीज दी। एंड इल्तुतमिश डिफीटेड एंड सीज द राजपूत किंगडम्स ऑफ रणथंबोर, मंदोर, जालोर, बयाना एंड थांगीर. He made Bihar and Bengal part of Sultanate by crushing the revolts there, and before his death in 1236 CE, he nominated his daughter Rajia as his successor. और अपनी डेथ से पहले उन्होंने अपनी बेटी रजिया को नेक्स्ट सक्सेसर बनाया। रजिया सुल्तान, रजिया को क्यों बनाया? क्योंकि जो भी इनके बेटे थे वो इतने सक्सेसफुल उनको नहीं लग रहे थे, तो इसीलिए रजिया को नेक्स्ट सक्सेसर बनाया। रजिया सुल्तान दैट इज फ्रॉम 1236 टू 40, 4 ईयर तक रूल किया। Razia reign was short and full of problems. The nobles opposed her as she tried to reduce their power and began taking major decisions without consulting them. जो नोबल थे वो रजिया की बात नहीं मानते थे क्योंकि उनका कहना था कि रजिया जो है बड़े बड़े डिसीजन बिना किसी से कंसल्ट किए ले लेती है। The nobles revolted against her, तो जितने भी nobles थे वो उसके अगेंस्ट रिवोल्ट की। She was deposed in 1240 and died soon afterwards. After the death of Rajia and till the accession of Balban, many kings came to the throne. बालबन की इन्वेशन से पहले रजिया के बाद बहुत सारे किंग ने रूल किया। Of these, नासिरुद्दीन मोहम्मद रूल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनमें से सिर्फ नासिरुद्दीन मोहम्मद ने ही थोड़े लंबे टाइम तक रूल किया। नन ऑफ द रूलर्स हाउएवर कुड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एम्पायर। लेकिन कोई भी रूलर इस डायनेस्टी का अब एम्पायर को स्टेबल नहीं कर पाया। ऑल दिस किंग्स वर मेयर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल नोबल, क्योंकि जितने भी ये किंग बने रजिया के बाद वो सारे नोबल्स के पपेट की तरह एक्ट करते थे। नेक्स्ट है गियासुद्दीन बालबन। अब किसने इन्वेड किया? गियासुद्दीन बालबन ने। द ओरिजिनल नेम ऑफ बालबन वॉज बहाउद्दीन। ही डिफेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम मंगोल इन्वेशन। उसने अपने एम्पायर को मंगोल इन्वेशन से बचाया। ही कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ निसारुद्दीन एंड ही गेन द सपोर्ट ऑफ द समंताज एंड बिकेम मोर पावरफुल। समंताज का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और पावरफुल बन गया। ही ब्रोक द नोबिलिटी ऑफ द तुर्क्स। जो तुर्क्स की नोबेलिटी थी उसको ब्रोक किया। हिज किंगडम वॉज बेस्ड ऑन पर्जियन स्टाइल एंड ही इंट्रोड्यूस द कोर्ट ट्रेडिशन लाइक सिजदा एंड पैबोस। बालबन डाइड इन 1287 CE and all his successors were inefficient and weak. Hence the slave dynasty came to an end. और यहाँ पर बालबन के बाद स्लेव डायनेस्टी क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद कोई भी एफिशिएंट रूलर नहीं आया। अब नेक्स्ट उसके बाद डायनेस्टी शुरू होती है, दैट इज़ खिलजी डायनेस्टी। और फर्स्ट इसमें रूलर था जलालुद्दीन खिलजी। एंड
The last slave kings were overthrown by a group of खिलजी nobles under the leadership of जलाउद्दीन खिलजी। जो लास्ट स्लेव रूलर थे उन सबको हरा दिया था, ओवरथ्रो कर दिया था किसने? अ ग्रुप ऑफ खिलजी पीपल, ठीक है, जिसमें से लीडर कौन था? जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन वो who was then 70 years old became the ruler of Delhi। और उस टाइम जलाउद्दीन जिसकी एज 70 साल थी वो दिल्ली का रूलर बन जाता है। ड्यूरिंग हिज रीजन हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ अलाउद्दीन अटैक्ड Devagiri and returned home with huge wealth. Jalaluddin went forward to greet him, but the young man treacherously murdered the Sultan and himself ascended the throne in 1296 CE. Okay, do you know Alauddin's real name is Ol Gurshab. Okay, next is Alauddin Khilji. The 14th century African traveler Ibn Battuta held that Alauddin Khilji deserved to be considered one of the best sultan। इबन बतूता ने डिस्क्राइब किया है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो डिजर्व टू बी द बेस्ट सुल्तान, बट ही वॉज ऑल्सो नोन टू बी अ क्रूल एंड रेसोल्यूट रूलर। लेकिन उसको क्रूल रूलर भी माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी एम्बिशन वॉज टू कॉन्क्यूर द वर्ल्ड लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट, बट ही कुड नॉट फुलफिल हिज विश। अलाउद्दीन खिलजी की क्या विश थी? कि पूरे वर्ल्ड को वो कॉन्क्यूर कर सके, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की सोच थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। क्या क्या कॉन्क्वेस्ट किया उसने? One of the first expedition he undertook was to Gujarat in 1297 AC, and he annexed Gujarat, Malwa and Mewar and captured the forts of Ranthambore and Chittor. In Gujarat, he secured the services of the Inuit slave Malik Kafur. Malik Kafur went on to become the general of Alauddin army, and he led a series of successful raids into the Deccan. He captured Devagiri in 1307 CE. He defeated the ruler of Wrangal and Davarsmudra and Mysore. He went keep down south and drained the wealth of Madurai and Rameshwaram. Alauddin thus became the first ruler from North India to extend his kingdom south to the river Narmada। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी कुछ एक्सटेंड कर लिया था, एंड ही बिकेम द फर्स्ट रूलर जिसने नॉर्थ इंडिया के अलावा साउथ इंडिया के भी कुछ एरिया को एनेक्स किया था। नाउ हाउ वाज देयर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स? अलाउद्दीन खिलजी वॉज एन एबल कमांडर एंड एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर। एक अच्छा कमांडर के साथ साथ एक एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर भी था। ही इंक्रीज द साइज ऑफ द आर्मी टू प्रोटेक्ट हिज एम्पायर। अपने आर्मी के साइज को काफ़ी बढ़ा लिया था अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए। To meet the expenses of maintaining this huge army, he had to find ways to add to his revenue। अब वो ये सोचता था इतनी बड़ी आर्मी को कैसे मेंटेन किया जाए, तो वो ये सोचने लगा कि ये एक ही कारण हो सकता है, एक ही रास्ता हो सकता है, दैट इज रेवेन्यू, कि लोगों से टैक्सेस लिया जाए। He confiscated all the rent-free land holdings that had been given to priest and government officials। और उसने क्या किया? हर एक चीज़ पर, जैसे प्रिस्ट को या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल को जो भी लैंड दे रखी थी उस पर भी उसने रेवेन्यू लगा दिया। तो ऑफिशियल्स वर फॉरबिडन टू कलेक्ट एक्स्ट्रा टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट, और जो ऑफिशियल्स थे उनको फोर्स किया गया कि वो पीजेंट से एक्स्ट्रा टैक्सेस कलेक्ट करे। द पीजेंट्स पेड रेवेन्यू इन काइंड डायरेक्टली टू द स्टेट। और इस तरीके से जो पीजेंट थे वो डायरेक्टली रेवेन्यू किसको देते थे? स्टेट को, यानी कि किंग को पे करते थे। द लैंड रेवेन्यू वॉज रेज टू हाफ द टोटल प्रोड्यूस। लैंड रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया था, एंड इन दिस वे ही वॉज एबल टू बिल्ड अ रिच ट्रेजरी। और इस तरीके से बहुत सारा रेवेन्यू बढ़ाकर उसने एक बहुत ज़्यादा खजाना जो है वो जोड़ लिया था। द सुल्तान ऑल्सो पुट अ चेक ऑन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटीज सो दैट द सोल्जर्स कुड लिव विद इन देयर इनकम। सुल्तान जो था वो अपने आसपास की जो भी कॉमोडिटीज़ थी, जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उनके प्राइस भी चेक करता रहता था और उसी अकॉर्डिंग सोल्जर्स को पे करता था ताकि वो अपने इनकम के अनुसार अपनी ज़िंदगी को बिता सके। टू प्रिवेंट कॉन्स्पिरेसी अमंग द नोबल्स, अलाउद्दीन बैंड ऑल बकेट्स एंड असेंबलीज। और जितने भी अपने आपस में जितने भी नोबल्स हैं उनके बीच में कोई कॉन्स्पिरेंसी ना हो, तो अलाउद्दीन ने हर तरीके की बैंकट यानी कोई भी सभा या कोई भी असेंबली जो है उसको बैन कर रखा था कि कोई भी लोग आपस में इकट्ठे नहीं होंगे। ही ऑल्सो एनलार्ज द सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयंज एंड स्प्रेड हिज
स्पाइस अक्रॉस द एम्पायर, और उसने हर जगह अपने स्पाइस को लगा रखा था। अलाउद्दीन ट्रांसफॉर्म द मार्केट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली की मार्केट को अलाउद्दीन ने काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया। ही सेट अप डिफरेंट मार्केट्स फॉर फूड ग्रेन्स, हॉर्स, कैटल एंड इम्पोर्टेड गुड्स, and the weights and balance of the merchants were checked regularly. Alauddin also made arrangement to store large quantities of grain to be used in time of need. अलाउद्दीन ने ऐसा भी अरेंजमेंट कर रखा था जहाँ पर बहुत सारा ग्रेन जो है, क्वांटिटी जो है वो स्टोर की जा सके ताकि ज़रूरत के टाइम पर यूज़ कर सके। आफ्टर अलाउद्दीन डेथ, हिज जनरल मलिक काफूर प्लेस्ड अलाउद्दीन माइनर सन ऑन द थ्रोन एंड ट्राई टू रूल इन हिज नेम। अलाउद्दीन की डेथ के बाद जो उसका जनरल था, दैट इज़ मालिक काफूर, उसने उसके सबसे छोटे बेटे को, माइनर सन को थ्रोन पे बिठा दिया ताकि उसके नाम पर मालिक काफूर खुद रूल कर सके। बट दे वर बोथ पुट टू डेथ, लेकिन दोनों की ही डेथ हो गई, दोनों का ही मर्डर कर दिया गया। इन 1320 CE द लास्ट खिलजी रूलर खुसरो खान वॉज किल्ड बाय घियासुद्दीन तुगलक हु फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी। और लास्ट रूलर कौन था? द लास्ट रूलर खुसरो खान, उसको किसने मार दिया? घियासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, अब कौन सी डायनेस्टी शुरू होगी? दैट इज तुगलक डायनेस्टी। बिफोर स्टार्टिंग दैट, डू यू नो अलाउद्दीन खिलजी पैट्रोनाइज्ड मैनी स्कॉलर्स, बहुत सारे स्कॉलर को पैट्रोनाइज किया था। एंड अमीर खुसरो वॉज अ पोइट इन अलाउद्दीन खिलजी कोर्ट। हिज पोइट्री रिटन इन पर्सियन इज एंजॉयड बाय पीपल इवन टुडे। एक बहुत फेमस पोइट है अमीर खुसरो, दैट वाज द पोइट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एम्पायर, जिसकी कविताएं जो हैं अभी भी लोग एंजॉय करते हैं। नाउ कम टू द केस स्टडी अबाउट द तुगलक डायनेस्टी। The Tughlaq dynasty was another important dynasty of the Delhi Sultanate. It ruled the country for nearly a century. 100 years तक around Tughlaq dynasty ने rule किया है. This is also an important dynasty of Delhi Sultanate. The following is the account of the ruler of this dynasty. First is Ghiyasuddin. Ghiyasuddin was a competent ruler. He followed a vigorous foreign policy. The territories of the Delhi Sultanate had reached as far as मदुरई। अब दिल्ली सल्तनत की जो टेरिटरीज थी वो मदुरई तक यानी साउथ तक स्प्रेड हो गई थी। ही इंट्रोड्यूस जस्ट टैक्सेस ऑन द पीजेंट, और पीजेंट पर टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए थे इसने। एंड number of canals and dams were built for irrigation. He died in an accident in 1325 CE. और इरिगेशन के लिए, फार्मिंग के लिए बिल्ट डैम्स बिल्ट किए, कैनल्स बिल्ट की, और इसकी एक एक्सीडेंट में 1325 में डेथ हो जाती है। नेक्स्ट कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रिंस जोना खान सन ऑफ घियासुद्दीन असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। घियासुद्दीन के बाद उसका जो बेटा सन दैट इज जोना खान वो असेंड करता है थ्रोन को, वो रूलर बनता है दिल्ली का। एंड मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अ जनरस एंड अ ग्रेट स्कॉलर, जो कि एक अच्छा जनरस और ग्रेट स्कॉलर था, अच्छा रूलर था। He was well versed in Arabic, Persian, mathematics and religious literature. He was liberal in religious outlook and his ideas were sensible and rational. और हर एक रिलीजन के लिए क्या था? फ्री माइंड था, ठीक है, ओपन था, लिबरल था रिलीजियस आउटलुक में, और इसके आइडियाज़ जो थे काफ़ी सेंसिबल थे एंड रैशनल थे। ही वॉज मिस्टरली एज वेल एज जनरस, लोगों के ऊपर दया भी आती थी और उसके साथ साथ एक जनरस रूलर भी था। ठीक है, मच ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रीजन हैज़ कम डाउन to us from the account of a traveler. इबन बतूता, ज़्यादातर इनके बारे में हमें कहाँ से पता लगा है? एक ट्रैवलर जिसका नाम था इबन बतूता, ठीक है, who occupied an important position in the region of मोहम्मद तुगलक, जो इनके एम्पायर में एक important पोजीशन पर था। अनदर क्रॉनिकल जिसका नाम था जियाउद्दीन बरानी, ठीक है, उन्होंने भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया है, criticize the sultan for appointments of the low and base born to high administrative office in the kingdom. उन्होंने भी काफ़ी कुछ लिखा है, क्रिटिसाइज किया है मोहम्मद बिन तुगलक को कि जो लोअर स्टेटस के लोग हैं उनको हायर पोजीशन दी। ठीक है, तो उनका जो क्रॉनिकल है, उनका जो अकाउंट है, उनसे भी काफ़ी कुछ पता लगता है। मोहम्मद बिन तुगलक रीजन इज नोन फॉर मैनी एम्बिशियस स्कीम। मोहम्मद बिन तुगलक के रीजन को काफ़ी एम्बिशियस स्कीम्स के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये जो
स्कीम्स थी ये सारी फेल हो गई। जो भी मोहम्मद बिन तुगलक सोचता था कि मैं ऐसा करूँगा, वो सारी स्कीम फेल हो गई और जो एम्पायर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। और इसकी स्कीम के फेलियर के कारण, इसके स्ट्रेंज बिहेवियर के कारण कुछ हिस्टोरियन ने इसको मैड का नाम दिया और किसी किसी ने वाइजेस्ट फूल का भी नाम दिया है इन मेडिवियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिज एक्सपेरिमेंट्स आर गिवन बिलो। क्योंकि क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, क्या क्या ऐसी एम्बिशियस स्कीम थी। First is transfer of capital. He decided to shift the capital from Delhi to Devagiri, about 1600 km to the south, so that it could be nearer to the center of the country. क्या किया इसने, दिल्ली से कैपिटल उठाकर कहाँ शिफ्ट कर दी, देवगिरी में। देवगिरी जो साउथ से 1600 किलोमीटर था। क्यों कर दिया, ताकि वो कंट्री के सेंटर में रहे। All the inhabitants of Delhi were ordered to move to Devgiri, the new capital named दौलताबाद। और जितने भी दिल्ली में रहने वाले लोग थे सबको ऑर्डर किया गया कि वो देवगिरी चले जाएं। A year later he ordered all of them to return back to Delhi because he found that it did not prove successful. उसके एक साल के बाद उसे लगा कि देवगिरी में जो सब लोग चले गए हैं तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, देवगिरी को कैपिटल बनाना इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो सब लोगों को वापस दिल्ली लौटने के लिए बोला। It was fear of from northern India and the Sultan could not check the invasions of the Mongol. इस in between में जो मंगोल आक्रमण करने वाले थे, सुल्तान जो है उनको चेक नहीं कर पाया। As a result of his experiment, many people died on the way and others were put to great hardships while going and returning. इसी कारण बहुत सारे लोग रास्ते में मारे गए। मंगोल्स ने बीच में इन्वेड कर दिया, ठीक है, आक्रमण कर दिया, तो आने जाने के चक्कर में बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे गए और बहुत सारे लोग मुश्किलों में पड़ गए। सेकंड है टैक्सेशन ऑफ द डोब। In order to get more money from his military expedition, he increased taxation on the peasant of the doab. ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उसने क्या किया, डोब एक रीजन है, वहाँ जो फर्टाइल, वहाँ पर बहुत फर्टाइल एरिया था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी, तो वहाँ के पीजेंट्स पर उसने काफ़ी टैक्स लगा दिया। द टैक्सेस दैट ही लीव्ड वर टू हैवी दैट द पीजेंट्स कुड नॉट पे एंड दे रैन अवे, लिविंग द फील्ड्स अनकेयर्ड फॉर दिस रिजल्ट इन अ टेरिबल फेमाइन। एट लास्ट द सुल्तान हैड टू कैंसिल हिज ऑर्डर। इतना ज़्यादा हैवी टैक्स लगा दिया था कि जो फार्मर थे वो पे नहीं कर पाए और वो वहाँ से छोड़कर धरती को, फील्ड को, खेतों को छोड़कर चले गए, ठीक है। इससे क्या हुआ, सूखा पड़ गया, फेमाइन आ गई, वहाँ पर कुछ भी खाने का नहीं ग्रो हुआ और सुल्तान को अपना ये जो डिसीजन था टैक्स लगाने का वो भी वापस लेना पड़ा। बिफोर दैट we will read about, do you know, Ibn Battuta book Rehala the Travelogue throws a lot of light on Muhammad bin Tughlaq reason. He was a Moorish traveler. Ibn Battuta कौन था, एक Moorish traveler था जिसने अपनी बुक में काफ़ी कुछ जिक्र किया है मोहम्मद बिन तुगलक के रीज़न के बारे में। ओके, नाउ कम टू द डिसीजंस। नेक्स्ट है टोकन करेंसी। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस्ड कॉपर कॉइन्स इन प्लेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। गोल्ड और सिल्वर की जगह उसने कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस किए। एज अ रिजल्ट द होल कंट्री वॉज फ्लडेड विद इलीगल कॉपर कॉइन्स। अब कॉपर सस्ता होता था तो पूरी कंट्री के जो लोग थे वो इलीगल कॉपर कॉइन बनाने लगे। ट्रेड केम टू स्टैंड स्टिल एंड द किंगडम बिकेम वेरी पुअर। इससे क्या हुआ, ट्रेड जो है वो एक ही जगह पर स्टिल खड़ा हो गया और किंगडम जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो गया, ठीक है। ही लेटर ऑन रिवर्टेड बैक टू गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स बट इट वॉज टू लेट। फिर से दोबारा से कॉपर कॉइन को बंद किया, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन स्टार्ट किए, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। ट्रेड जो है वो ख़त्म हो चुका था और जो उसकी टेरिटरी है, किंगडम है, वो पुअर हो चुका था। नेक्स्ट इज मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स। In an effort to expand the empire, Muhammad bin Tughlaq decided to conquer Khorasan. He mobilized a large army and spent a large amount of money to equip it with weapons and other essential war supplies. बहुत सारे पैसे लगाए उसने अपनी आर्मी को एफिशिएंट बनाने के लिए। The soldiers were also given 1 year salary in advance as an incentive. और जो soldiers थे उनको पहले ही 1 साल की सैलरी एडवांस में दे दी थी। The king, however, hesitantly abandoned the expedition. लेकिन किसी कारण से किंग जो है उसने इस एक्सपीडिशन को छोड़ दिया। The army that was raised for this project was disbanded and Muhammad bin Tughlaq became very unpopular because of his scheme. इसी कारण
ये जो डिसीजन थे, ये जो स्कीम थे, इनके कारण जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया, लोग उसे लाइक नहीं करते थे. ही लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द कॉमन पीपल, हिज नोबल्स एंड द उलेमा. रिवोल्ट्स ब्रोक आउट इन बंगाल, गुजरात, रंगल एंड अदर प्लेसेस. तो उसके खिलाफ काफ़ी जगह पर रिवोल्ट शुरू हो गई थी. टू पावरफुल किंगडम्स, रीजनल किंगडम्स, दैट इज विजयनगर एंड बहमानी, केम अप इन साउथ इंडिया एंड द डेक्कन रिस्पेक्टिवली. द सुल्तान लॉस्ट कंट्रोल ओवर द एम्पायर एंड ही डाइड इन 1351 CE. नेक्स्ट इज फिरोज शाह तुगलक. उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया मोहम्मद बिन तुगलक के बाद. फिरोज शाह तुगलक मेन एम वॉज टू कंसोलिडेट द किंगडम. क्या था कि किंगडम को संभालना, कैसे उसे कंसोलिडेट किया जाए. He thus undertook measures to reform the administration, कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा से खड़ा किया जाए. He built the city of Firozabad in Delhi and he built nearly 300 towns and repaired old building. He was a learned man and patronized scholars like Barani and Shamse Siraz. Both nobles and common people were happy during his reign. His death is in 1388 CE, led to many rebellions. उसके बाद जो उसके सक्सेसर आए, they are unable to stop the decline of the तुगल empire, और यहाँ पर तुगलक एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो गया. नेक्स्ट इज तिमूर इन्वेशन. Timur was the ruler of Balkha in Central Asia. He invaded India in 1398 CE and attacked and looted Delhi. He also ordered a massacre in which thousands of people were killed. Timur ने एक massacre भी ऑर्गेनाइज की, ठीक है, ऑर्डर की, जिसमें 1000 ऑफ पीपल मारे गए. ही वॉन्ट बैक टू सेंट्रल एशिया विद द लूट, और बहुत सारे पूरे इंडिया को लूट कर वापस सेंट्रल एशिया चला गया. देयर ही ब्यूटिफाइड हिज कैपिटल समरकंद विद एलिगेंट बिल्डिंग, पैलेसेस एंड मॉस्क्यू. और पूरा जो भी लूट किया इंडिया को, उसके साथ उसने अपने कैपिटल समरकंद, जो सेंट्रल एशिया में कैपिटल थी उस टाइम पर, वहाँ पर ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनाई, पैलेसेस बनाए, मॉस्क्यू बनाए, और अपनी कैपिटल सिटी को और ज़्यादा सुंदर बनाया. नाउ सैयद डायनेस्टी. सैयद डायनेस्टी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रही. इट वॉज फाउंडेड बाय खिज़र खान एंड ही हेल्प तिमूर इन हिज इन्वेशन, जिसने तिमूर की हेल्प की थी. हिज सक्सेसर नेमली मुबारक शाह एंड मोहम्मद शाह एंड अलाउद्दीन आलम शाह वर वीक रूलर. उसके बाद जो भी आगे उसके सक्सेसर आए वो बहुत ही ज़्यादा वीक थे. नेक्स्ट इज लोधी डायनेस्टी. फर्स्ट है बहलोल लोधी. Bahlol Lodi was the founder of this dynasty, founder of Lodi dynasty, that is Bahlol Lodi. He was one of the Afghan generals of Sayyids and he regained Sindh and Mewar by bringing पीस एंड ऑर्डर इन द कंट्री. और वापस से उसने सिंध और मेवाड़ उसके पास आ गया था, इन्वेड कर लिया था, बिकॉज ही ब्रिंग द पीस एंड ऑर्डर इन द कंट्री. नेक्स्ट इज सिकंदर लोधी. Bahlol Lodi was succeeded by his son Sikandar Lodi. He was a good administrator. He annexed Jaunpur, Bihar, parts of Bengal and Ganga Valley. He founded the city of Agra and made his capital. Next is Ibrahim Lodi. He was the son of Sikandar Lodi. He was the last ruler of this dynasty. In 1526 CE, Babur defeated Ibrahim Lodi at the first battle of Panipat. Thus the Delhi Sultanate came to an end. Ibrahim Lodi was the last ruler. यहाँ पर बाबर ने डिफीट कर दिया था इब्राहिम लोदी को, और यहाँ जो सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत है, जो 5 डायनेस्टी हमने पढ़ी, ये ख़त्म हो जाती हैं. नाउ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खिलजी एंड द तुगलक. कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था अंडर खिलजी एंड तुगलक्स? The consolidation of vast empire required reliable administration and governor. इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है एंड गुड गवर्नर्स की ज़रूरत होती है. The early sultans relied on special slaves purchased and trained for military services. जो पहले के सुल्तान थे वो सब लोग जो स्लेव थे उनके ऊपर बिलीव करते थे, उनको रिलाई करते थे, उनको ट्रेंड करते थे ताकि वो उनके कहे अनुसार रूल कर सके. Since they were dependent on their master, सुल्तान को टोटली डिपेंड अपॉन देम. अब वो अपने मास्टर पर डिपेंड थे और सुल्तान जो थे वो उन पर, अपने स्लेव पर डिपेंड थे रूल करने के लिए. दीज वर कॉल्ड बंदगन इन पर्जियन. इसको क्या कहते हैं? बंदगन इन पर्जियन. द खिलजी एंड तुगलक्स raised
Bandhagan and also raised people of humble origin called clients. They were appointed as governors and generals. However, problem arose whenever a new sultan ascended throne and there were conflict between old and new nobility. Military commanders were appointed governor of various territories and the land was called Ikta and an holder is called Iktadar or Mukti. Now, each Iktadar had to lead military campaign and maintain law and order in their Ikta. For this, Iktadar were allowed to collect revenue in that piece of land. They paid their soldiers from these revenues and the Khilji and Tughlaqs kept strict control over the Iktadar. अब प्रोविंस को अलग अलग पार्ट में बांटा गया था, इक्ताज में बांटा गया था, हर एक इक्ता के लिए एक होल्डर बनाया गया था जिसको इक्तादर कहते थे. उनका क्या काम होता था, वहाँ से टैक्स कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर को अपने एरिया में मेंटेन करना. अब जो खिलजी एंड तुगलक थे वो डायरेक्ट कंट्रोल रखते थे इक्तादर पर, ठीक है, वो उनसे सारे टैक्सेस को, रेवेन्यू को कलेक्ट कर लेते थे. अंडर अलाउद्दीन खिलजी द समंताज, aristocrats and rich landlords were forced to accept the authority of the king. Alauddin brought collection of revenue under his control. Now let's recall the chapter. After Muhammad Ghori's death, Qutbuddin Aibak became the viceroy of India. Qutbuddin Aibak extended the Muslim empire in many parts of the northern India. And historians regard Iltutmish as the first real ruler of the Delhi Sultanate. Balban introduced the court traditions like Sizda and Paibos. Alauddin was the first ruler from North India to extend his kingdom south of the river Narmada. And the last is, after the Tughlaqs, the Sayyids and the Lodhis ruled for about a century. So this is the chapter, bache. I think you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.